हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी का आणविक आधार। इस क्रम में हमने मानव जीनोम परियोजना के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त किया था। तो हमने देखा कि मानव जीनोम परियोजना जो है वो एक विस्तृत और जटिल प्रोजेक्ट है, जिसको कई सालों के गहन बहुत ज़्यादा स्टडी, बहुत मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया, क्योंकि मानव जो है वो सबसे ज़्यादा जटिल जीव है इस पृथ्वी का। उसका डीएनए ऑब्वियसली जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी लंबा और काफ़ी जटिल होगा, क्योंकि मानव के शरीर में जो विभिन्न सिस्टम है उसका जो कार्य है वो भी एक जटिल तंत्र के रूप में होता है। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि मनुष्य के जो डीएनए है उसमें पाए जाने वाला क्षार अनुक्रम लगभग समान होते हैं। हर एक जीव का जो है देखा जाए तो डीएनए का, जैसे बंदर का डीएनए एक विशिष्ट टाइप का डीएनए होगा, सभी बंदर में कुछ खास विशेषताएं डीएनए में होंगी जो हमको ये बताएगा कि ये बंदर का ही डीएनए है, या शेर का डीएनए है, या हाथी का डीएनए है, या पक्षी का डीएनए है, या फिश का डीएनए है, क्योंकि उनकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक मूलभूत समानताएं हैं वो डीएनए में थोड़े बहुत समानता रखती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक जीव के बारे में हम देखें कि एक बंदर से दूसरे बंदर के डीएनए में पर्टिकुलर थोड़ा बहुत विभिन्नता तो होगी ही। इसी प्रकार अन्य जीवों में भी पर्टिकुलर एक से दूसरे जीव में, जैसे अगर फिश की उदाहरण ले तो पर्टिकुलर एक फिश से दूसरे फिश, अब बल्कि एक फिश की प्रजाति से दूसरे फिश की प्रजाति में अंतर होगा, एक फिश से दूसरे फिश में के डीएनए में अंतर होगा। इसी प्रकार मनुष्य का इंडिविजुअलिटी या पहचान किस प्रकार बनता है कि उसके डीएनए में थोड़ी सी बहुरूपता, अलग अलग मनुष्य के डीएनए में अलग अलग समानता होते हुए भी थोड़ी सी बहुरूपता होती है जो उसको विशिष्टता प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक मनुष्य के आंखों का रंग अलग अलग होता है, किसी का लाल, किसी का भूरा, किसी का काला, किसी का हरा या नीला, है ना। तो वो क्यों होता है कि जो डीएनए का क्षार अनुक्रम है वो आंख का जो डीएनए है, जो आंख के स्ट्रक्चर को बना रहा है, उसमें जो आइरिस या कहना चाहिए रेटिना को का फॉर्मेशन करने वाले डीएनए के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके आंख के कलर में चेंज आ गया। बालों का स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी हर मनुष्य का बाल का रंग जो है वो डिफरेंट होता है। इवन जुड़वा बच्चों में भी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल 100% सेम टू सेम नहीं होता, बल्कि थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। और ये चेंजेस क्यों होता है? क्रॉसिंग ओवर के कारण। हमने पढ़ा है कि लैंगिक जो जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमिट्स में या युग्मकों में, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के एक चरण में क्रोमोसोम्स का जो जोड़ा है, दो जोड़ा आमने सामने आता है, और इसके एक एक क्रोमोसोम्स में जो कुंडलन जब खुलता है तो कुछ जगह पे ये जुड़े रह जाते हैं, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। और इन सिनॉप्सिस के जगह से क्रोमोसोम्स का खंड एक क्रोमोसोम्स का दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे का पहले में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार जो बेसिकली क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उतने खंड में चेंज आ जाता है। और उतने खंड में चेंज आने से उस खंड में जितने भी नाइट्रोजिनस क्षार थे, जीन के अनुक्रम में व्यवस्थित थे, उसमें चेंजेस आएगा। और इसी चेंजेस के कारण पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति का थोड़ा बहुत कैरेक्टर जो है वो चेंज होता है, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे एनाटॉमिकल हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। चूंकि मनुष्य में डीएनए में पाए जाने वाला क्षार अनुक्रम लगभग समान होता है और मनुष्य के जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार के जोड़े पाए जाते हैं, तो किसी जनसंख्या के विभिन्न लोगों के बीच में अगर हमको अनुवांशिकता का पता लगाना है तो इतने लंबे डीएनए के अनुक्रम का जानकारी होना आवश्यक है, पूरे जानकारी होना आवश्यक है। और इतनी बड़ी जनसंख्या में क्षार अनुक्रम का पता लगाना तो बहुत ही महंगा और कठिन कार्य होगा, है ना। तो इसी को आसान बनाने के लिए और सस्ता बनाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी विधि है, प्रोसेस है। इसमें डीएनए अनुक्रम में व्यवस्थित पुनरावृत्तिक डीएनए का उपयोग किया जाता है। हमारे जो मानव जीनोम है इसमें डीएनए में बहुत जगह ऐसा है जो जिसमें कि 4 अनुक्रमों का पुनरावृत्ति
होता है, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये किस अंग के किस भाग का कंट्रोल कर रहे हैं या उसका क्रियाओं को नियंत्रण कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतक जैसे त्वचा है, बाल है, शुक्राणु, लार, रक्त, हड्डी, इनसे प्राप्त डीएनए में एक ही जैसी बहुरूपता मिलती है। बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण होता है और उत्परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैंने क्रॉसिंग ओवर का बताया, ये मेडिसिन के कारण भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेस के कारण भी हो सकता है ना। मतलब एक जैसे मान लीजिए बाल का डीएनए है, प्रत्येक व्यक्ति के बाल के डीएनए में बहुरूपता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो डीएनए में चेंजेस है वो किसी भी कारण से, क्रॉसिंग ओवर या अन्य किसी कारण से हो सकता है। जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होने से यह लैंगिक जनन के द्वारा जनकों से संतति में चले जाता है और धीरे धीरे जब यही जो बहुरूपता है वो एकत्रित होते जाता है तो विभिन्नता का रूप ले लेता है। इस प्रकार जीव जो है वो भिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज ने किया था। जीन जो है वो डीएनए में स्थित एक छोटा हिस्सा है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। मानव क्रोमोसोम्स के प्रायः 90% डीएनए का कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। मानव जीनोम परियोजना में जो डीएनए का पता लगाया गया है, इसमें 90%, केवल 10% जीन का ही अभी तक कार्य ज्ञात हो चुका है। सोचिए तो ये कितना विस्तृत और कितना विशाल है और कितना जटिल है, क्योंकि यह प्रोटीन के कोड नहीं करता है ना। बहुत सारे जो कोडान है उसका कार्य इसलिए नहीं पता है क्योंकि वो प्रोटीन को कोडित ही नहीं करता है। इन कतारबद्ध ज्ञान रहित डीएनए का प्रभाव बाह्य आकार पर नहीं पड़ता है और व्यक्तिगत जीन ज्ञान रहित डीएनए का नया पंक्तिबद्ध स्वरूप को अर्जित कर लेता है। ये लंबाई में अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रायः 9 से 40 या 200 से 300 या लगभग 1000 क्षारीय जोड़े का बना हुआ होता है। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि डीएनए में जितने भी जीन हैं वो एक साथ क्रियाशील नहीं होते हैं। कुछ जीन जो है वो कंटिन्यू क्रियाशील रहते हैं, तब इसको हाउस कीपिंग जीन कहा जाता है। कुछ जीन जो है वो समय समय पर क्रियाशील होते हैं। जैसे बीज के अंकुरन का उदाहरण हमने पढ़ा था कि बीज का अंकुरन का जीन जो बीज के अंकुरन के समय क्रियाशील होता है वो बाद में फिर निष्क्रिय हो जाता है और फिर लाइफ टाइम वो सक्रिय नहीं हो पाता है ना। इसी प्रकार फलने फूलने या मानव का उदाहरण ले तो अलग अलग जैसे डाइजेशन के जीन्स जो है वो डाइजेशन के समय क्रियाशील होंगे। रिप्रोडक्शन के समय जो चेंजेस आते हैं उसके जीन उसी समय चेंज होते हैं। एक भ्रूण के विकास के समय जो जीन क्रियाशील होते हैं वो फिर जीवन पर्यंत और इनएक्टिव ही रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जीन जो है वो अलग अलग समय में अलग अलग क्रियाशील होते हैं। आपसी भिन्नता रखने वाली ये विशिष्ट और वास्तव में अनोखे लंबाई वाले कार्य शून्य डीएनए की श्रृंखला सभी आवश्यक जीन के साथ संतानों में आनुवंशिकता के तहत चले जाते हैं। डीएनए का यही वह हिस्सा होता है जिसका उपयोग फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है। छोटे छोटे जो डीएनए का खंड है, जो पुनरावृत्ति वाले श्रृंखलाबद्ध डीएनए हैं, इसकी खोज बीटा ग्लोबिन जीन में हुआ जिसे मिनी सैटेलाइट कहा जाता है और ये 2 अनात्मी व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसे वैकल्पिक रूप में VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिक अनुसंधान के क्रम में ऐसा देखा गया है कि 2 अनात्मी व्यक्तियों में, मतलब जिनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, उनके डीएनए की खंड की संख्या भी अलग अलग होती है, जिसके फलस्वरूप उसकी लंबाई में भी विभिन्नता होती है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऐसे 2 डीएनए पूर्णतः अलग अलग नमूने के होते हैं क्योंकि इसमें खंडों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। इसके विपरीत अगर किसी 2 व्यक्ति में डीएनए की संरचना एक समान है तो ऐसे व्यक्तियों के डीएनए की समानता उसके आपसी संबंध के कारण स्थिति पर आधारित होता है। जैसे एक ही माता पिता के संतति अगर हैं तो उनके डीएनए में काफी कुछ समानता होगी। डीएनए संरचना की ये समानता एवं विभिन्नता सदर्न ब्लास्टिंग टेक्निक के द्वारा सिद्ध किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं
कुछ प्रतिनिधि गुणसूत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का चित्रात्मक प्रदर्शन, जिसमें कि वीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या दिखाए गए हैं। और इसको समझाने हेतु विभिन्न रंग योजन का उपयोग किया गया है पट्टी के उद्गम का पता लगाने में। एक गुणसूत्र के 2 एलिस पैतृक और मातृक में वीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या में स्थित है। आपराधिक पृष्ठभूमि में यह साबित होता है कि डीएनए के पट्टीदार नमूने व्यक्तिगत केस से मिलता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए थोड़ी सी रुधिर कोशिका या त्वचा कोशिका या वीर्य सीमेन या किसी भी प्रकार की शारीरिक कोशिका का नमूना लिया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वो चूंकि आपराधिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बाल या नाखून जो भी खून के धब्बे जो मिलते हैं उसको सैंपल के रूप में लिया जाता है। प्रायः 1 लाख कोशिकाओं की लगभग 1 माइक्रोग्राफ अच्छे नतीजे के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आजकल इसके लिए जो विधि अपनाई गई है, किस प्रकार इस टेक्निक को किया जाता है, इसमें एक उच्च गति वाले रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब केंद्रीकरण, जैसे मिक्सी को गोल गोल घुमाने से दही मथने के लिए अगर हम मिक्सी के जार में डाल दें, थोड़ा सा पानी डालकर उसको स्पीड से चलाएं तो मक्खन और छाछ जो है वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगेशन उपकरण होता है जिसमें कांच की परख नलियों को नमूने में लेकर एक निश्चित विलयन में इसका घोल बनाकर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन में तेजी से घुमाया जाता है स्पीड में, और उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार उसकी सहायता से डीएनए की आवश्यक मात्रा रुधिर कोशिका या किसी भी अन्य प्रकार के शारीरिक कोशिकाओं से प्राप्त की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर निकाले गए डीएनए की अनेक प्रतिलिपि पीसीआर विधि के द्वारा तैयार की जाती है। डीएनए को सीमाबद्ध लंबा रखने हेतु इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है। जो भी हमको डीएनए का सैंपल मिला है, जिससे हमको डीएनए निकालना है, उसके लिए एंजाइम्स होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए के खंडों को छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में तोड़ देता है। डीएनए के टुकड़े को इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल से निकाला जाता है। छोटी लंबाई वाला डीएनए अपने बड़ी लंबाई की तुलना में आगे निकल जाता है। इस अवस्था में धारियां जो है वो अदृश्य हो जाती है। अब दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए क्षारीय रासायनिक पदार्थ की सहायता से एक धागी डीएनए में अलग किया जाता है। अलग किए गए एक जो धागी डीएनए हमको मिला है उसको नायलॉन झिल्ली या नाइट्रोसेल्यूलोज परत पर स्थानांतरित कर जल के ऊपर, पानी के ऊपर रखा जाता है। इसे ही सदरन ब्लॉटिंग विधि कहा जाता है। खंडों की संरचना को जानने के लिए एक एक्सरे फिल्म को नायलॉन झिल्ली के साथ रखा जाता है। अब नायलॉन शीट को एक पानी के बर्तन में या जल पात्र में, कांच का बर्तन होता है, इस और प्रोब एवं मार्कर को रेडियो एक्टिव संश्लेषित डीएनए खंड में मिलाया जाता है। प्रोब्स का लक्ष्य एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड की क्रमबद्ध संरचना है जो बीएनटीआर का पूरक होता है। अंत में एक्सरे फिल्म को नायलॉन झिल्ली जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स युक्त होते हैं उस पर खोला जाता है। इस प्रकार की क्रिया में अंत में परिणाम स्वरूप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के काले धब्बे प्रोब्स के स्थान पर बन जाते हैं, जिसे अध्ययन पर आवश्यक जानकारी आसानी पूर्वक मिल जाती है। तो इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है? आज का जो सामाजिक एवं सांसारिक परिस्थिति है उसमें फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है और ये हमको विज्ञान की एक अनुभूत और उपयोगी देन है। तब इस विधि का उपयोग बहुत सारे जटिल उलझन को सुलझाने में किया जाता है, जैसे कि फोरेंसिक प्रयोगशाला में इसका उपयोग अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। क्राइम ब्रांच में समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी 2 व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसके सहारे किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। कुछ बच्चों को उनके माता पिता के बारे में पता नहीं रहता, तो संदिग्ध माता पिता के बच्चे के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी संतान के सही माता पिता का ज्ञान इसी विधि के द्वारा किया जाता है। न्यायालय में पैतृक निर्धारण के मामले में भी इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे को तैयार करने में भी लाभदायक है।
मरे हुए व्यक्तियों की सही जानकारी उनके मृत अंगों के डीएनए की संरचना के द्वारा की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में मृत व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसके नजदीकी संबंधियों के डीएनए संरचना से मिलाया जाता है। इसका उपयोग जनसंख्या और आनुवंशिक विभिन्नता के निर्धारण में भी होता है। तो ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।